इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 तारीख को ओपन होने वाले आरआर काबिल आईपीओ के बारे में, जिसकी आउट ऑफ द बॉक्स स्टडी करेंगे ताकि आपको केईआई, पॉलीकैब, हेवेल्स वगैरह के साथ डिटेल्ड कंपैरिजन की वजह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिसीजन ले पाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1995 से। तो एक बात का तो एश्योरेंस हो गया कि 2015-16 में ही आई है कंपनी और सीधा ही आईपीओ ला दिया, ऐसा तो है नहीं। और ये काम करती है वायर एंड केबल्स और एफएमईजी यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स, जिसमें आता है फैंस, लाइटिंग्स, स्विचेस और होम अप्लायंसेस यानी कि इस्त्री और कूलर, हीटर वगैरह। और दोस्तों केईआई और पॉलीकैब पिछले 5 साल में 6 से 8 गुना हो चुके हैं। वो काम करता है पावर केबल्स में और इसका जो मैक्सिमम मार्केट शेयर है वो है हाउसिंग वायर्स में। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में निवेश से पहले फ्यूचर का आउटलुक अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप देखिए कि वायर एंड केबल मार्केट है वो 2015 से लेकर 2022 तक 10% के CAGR से बढ़कर दुगना हो चुका था और अभी उससे भी ज़्यादा 13% की ग्रोथ से आगे आने वाले 5 सालों में ग्रोथ मिलेगी। दूसरे सेगमेंट एफएमईजी की भी बात करें तो लाइटिंग्स जो है वो 11% के CAGR से और बाकी के जो है 7 से 8% CAGR से बढ़ेंगे। और एक बात नोटेबल है कि ये 10 और 13% आपको कम लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए कि 15 से 22 में सिर्फ 10% से बढ़ा, लेकिन इसकी मार्केट लीडर कंपनी जो होती है जैसे कि पॉलीकैब और केईआई, वो कितने % के CAGR से बढ़े हैं वो आप खुद जाके देख सकते हैं कि इतने टाइम में 6 से 7 गुना हो चुकी है। तो कंपैरिजन के लिए दोस्तों सबसे पहले ये जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके चार्ट्स को जान लो कि पॉलीकैब और केईआई जो है ये डबल टिक है, यानी कि पावर केबल्स में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है। और ये जो आरआर काबिल जिसका आईपीओ आ रहा है और फिनोलेक्स, वो दोनों हाउसिंग वायर में लीडर हैं। केईआई और पॉलीकैब में जो रश है उसका रीज़न है पावर ट्रांसमिशन में तो ये यूज़ होता ही है, लेकिन साथ ही साथ सोलर और विंड पावर में भी यही वायर्स यूज़ होते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि FY22 में 65,000 करोड़ का वायर एंड केबल इंडस्ट्री है, जो कि 2027 तक ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगी 1,20,000 करोड़ में। लेकिन उसमें फ्लेक्सिबल केबल्स जिसमें कि हेवेल्स है और पावर केबल्स जिसमें कि केईआई और पॉलीकैब है वो तो स्टेबल ही रहेगी, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ जो मिलेगी वो हाउसिंग वायर जिसमें कि आरआर काबिल है उसमें 32.8% से बढ़कर 34.6% का मार्केट शेयर हो जाएगा। और CAGR के टर्म्स में भी देखें तो दोस्तों टॉप 2 की बात करें तो कम्युनिकेशन केबल 14%, लेकिन उसका मार्केट शेयर थोड़ा ही है और कोई ज़्यादा खास अलोकेशन वाली लिस्टेड कंपनी भी नहीं है। लेकिन हाउसिंग वायर जो है वो 14.3% के CAGR से बढ़ेगा 22 से 27 तक, उसमें आरआर काबिल है जो आप नोट कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी बाय या सेल की टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए वायर एंड केबल इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। रीज़न है शिफ्ट टुवर्ड्स ब्रांडेड प्ले, यानी कि आप देख सकते हैं कि 2015 में 57% ब्रांडेड प्लेयर्स थे, जो कि अभी 2022 में बढ़कर 70% हो चुके हैं और 2027 तक तो 80% मार्केट जो है वो ब्रांडेड का हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि रीज़न क्या है, तो दोस्तों पहला रीज़न है एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्योंकि इनिशियली भले ही महंगे लगे लेकिन उसके बाद में आप देख ही सकते हैं कि रिमोट वाले फैंस, 5 स्टार रेटिंग वाले फ्रिज और एसीज़ वगैरह में कितनी एनर्जी सेविंग हो जाती है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्वालिटी और सेफ्टी जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में मिलती है, क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और इसमें फायर वगैरह की दिक्कतें रहती ही है अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स में। तो इस वजह से आगे आने वाले सालों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तीसरा रीज़न है GST, क्योंकि दोस्तों GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट आने की वजह से सारे सेलर्स जो है वो GST बिल्स वाले प्रोडक्ट बेचने को मजबूर हो गए हैं। तो दोस्तों आगे ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन किस में सबसे ज़्यादा मिलेगी इसके लिए ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि 5 से 10% का इंक्रीज़ तो सारे ब्रांडेड प्लेयर्स में होने ही वाला है, लेकिन बिल्डिंग वायर्स की बात करें तो 55% से 70% होगा, यानी कि 27% का गेन होगा। और पावर केबल्स की बात करें जिसमें कि केईआई और पॉलीकैब है, उसमें इधर से लेके 15% का राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि रीज़न है दोस्तों कि ग्रोथ जो देखी जाती है वो पिछले बेस से देखी जाती है। तो
अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मार्केट किसने कैप्चर कर रखा है, तो उसमें तो पॉलीकैब ही किंग है। दूसरे नंबर पे केईआई, और ये जो आरआर काबिल है वो 5% का मार्केट शेयर लेके बैठी है, जिसमें कि ब्रांडेड में भी बात करें तो 5 से लेकर 8% का मार्केट शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों सारी लिस्टेड कंपनीज़ की डिटेल्ड कंपैरिजन मिल चुकी है। तो रेवेन्यू के मामले में देखें तो हेवेल्स और पॉलीकैब अमाउंट के टर्म्स में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकालते हैं, और प्रॉफिट्स में भी देखें तो यही दो कंपनी आगे है। लेकिन रिटर्न्स जो मिलते हैं वो प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी हो रही है उसके मुकाबले मिलते हैं। तो रेवेन्यू में बात करें तो सारी कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा आरआर काबिल 61% से ग्रो हो रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी सबसे आगे 58% के साथ बढ़ रहा है। और मार्जिन्स में देखें तो टॉप 3 कंपनीज़ जो है वो 6.5 से लेके 8.5% के साथ प्रॉफिट के मार्जिन्स बढ़ा रही है। लेकिन इसमें आरआर काबिल में दिक्कत देखने को मिली है जो कि 5% के आसपास है, और इस वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद 5.5 से 6% के मार्जिन यानी कि थोड़े से इम्प्रूव हो चुके हैं। तो सेल्स दोस्तों आपको पता ही होगी कि एक होता है B2B यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस, और दूसरा होता है बिज़नेस टू कंज्यूमर यानी कि हम जैसे रिटेलर्स जो खरीदते हैं यानी कि FMEG प्रोडक्ट्स है, फैंस वगैरह, उसमें थोड़े से ज़्यादा मार्जिन्स मिलते हैं। तो इसमें आरआर काबिल है उसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन B2C सेल्स में से निकलता है जो कि है 75%। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, क्यों है आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। कि दोस्तों ये है प्राइस टू अर्निंग चार्ट का डेटा। तो पॉलीकैब और केईआई इतना भाग जाने के बावजूद भी हेवेल्स जो कि FMEG में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है, और वो किससे है, B2C को सेल्स करती है। तो मार्केट हमेशा B2C वाली कंपनीज़ को ज़्यादा प्रीमियम देके चलता है, और ये आरआर काबिल की बात करें तो उसका 39.26 का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल निकल के आता है, जो कि अभी की 1035 की प्राइस के हिसाब से है, और अगर आगे बढ़ेगा तो प्राइस टू अर्निंग भी आगे अच्छा सा मिल सकता है। इन शॉर्ट ग्रोथ के पोटेंशियल यहाँ से दिख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हेवेल्स में FMEG का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, और अभी के टाइम पे देखें तो आरआर काबिल जो है बाकी कंपनीज़ के मुकाबले सबसे ज़्यादा ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, और 11% का कंट्रीब्यूशन जो है वो FMEG बिज़नेस से आने लगा है, यानी कि स्विचेस, फैंस और कूलर एंड हीटर वगैरह से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो निकला है वो आरआर काबिल का 33% से ग्रो हुआ है 2020 से लेकर 2022 तक, जो कि सबसे ज़्यादा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी 32% से ग्रो हुआ है, वो भी सबसे ज़्यादा है। तो ये है दोस्तों जून क्वार्टर का डेटा। तो 71% रेवेन्यू जो है वो वायर एंड केबल से आता है, यानी कि FMEG का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है, क्योंकि ये जो वायर एंड केबल्स प्रोडक्ट्स होती है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेता है तो उसके पास ब्रांड तो है ही, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बारी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो हो ही चुका है, तो क्यों ना स्विचेस, फैंस, लाइटिंग्स और कूलर एंड हीटर वगैरह भी साथ ही साथ बेचे जाए, जिससे कि रेवेन्यू में और प्रॉफिट्स में और भी बढ़िया ग्रोथ ली जा सके। और B2C सेगमेंट जो है वो FMEG का जो देखने जाए तो 97% कंट्रीब्यूट करने लगा है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मार्जिन्स वाले बिजनेस में ये लोग एग्रेसिवली एंटर कर चुके हैं। तो अब दोस्तों आपको ग्रोथ का पता चल ही गया होगा, तो इस IPO के बारे में बात करते हैं। तो इश्यू साइज़ जो है वो 1964 करोड़ की है, उसमें से 9% के करीब यानी कि 180 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू है। इसका मतलब हुआ कि ये कंपनी के पास जाएगा, और ऑफ़र फॉर सेल है वो 91% के करीब यानी कि 1784 करोड़ का है, जो कि प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं तो उनके पास जाएगा। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स जो है वो IPO से पहले 66% थी, जो कि अभी घटकर 62% हो जाएगी। और दोस्तों FIIs और DIIs जो है यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उनको 50% का कोटा होता है मैक्सिमम, और HNI जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको 15% तो कम से कम मिलता ही है। और रिटेलर्स में ये बात बढ़िया हो चुकी है कि पहले 10% के करीब मिलता था, जो कि अभी 35% का कोटा मिलने लगा है रिजर्वेशन के रूप में। तो दोस्तों इस बुधवार को IPO ओपन हो जाएगा 13 तारीख को, और टोटल 3 दिन खुला रहेगा, यानी कि फ्राइडे 15
सितंबर तक। और ये जो अलॉटमेंट का डेटा है आपको मिला कि नहीं वो 21 तारीख को डिसाइड हो जाएगा, और उसके दूसरे दिन 22 तारीख को अगर आपको नहीं मिला है तो रिफ़ंड भी मिल जाएगा। और डीमेट अकाउंट में 25 तारीख को मंडे को आ जाएगा, और 26 तारीख को एक और नई कंपनी वायर एंड केबल्स वाली, जिसमें कि अच्छी सी ग्रोथ देखने को अभी मिल रही है, वो लिस्ट हो जाएगी। तो अब तक तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि प्राइस बैंड जो होता है उसमें मैक्सिमम प्राइस होती है, उसमें ही हमको टिक करना होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे आईपीओज़ जो कि अच्छे होते हैं वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो ही जाते हैं। तो इसमें 14 शेयर्स का एक लॉट है और प्राइसिंग है 1035 की। तो अमाउंट निकल के आता है 14,490 का, जो कि रिटेल कोटा में 2 लाख से कम, और HNI कोटा जो होता है उसमें 2 से 10 लाख, और बिग HNIs जो होते हैं उनमें 10 लाख से भी ज़्यादा की एप्लीकेशन कर पाते हैं। मेन चीज़ समझने की दोस्तों ये है कि एसेट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। रेवेन्यू यानी कि कितनी सेल्स कर पा रहे हैं वो 2020 में 2500 करोड़ की थी, जो कि अभी 2023 में दुगने से भी ज़्यादा होकर 5600 करोड़ की हो चुकी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंसिस्टेंसी भी है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो एक बारी बढ़ा 122 से 135, उसके बाद में 213। लेकिन अभी के टाइम पे मार्जिन की दिक्कत की वजह से प्रॉफिट्स जो है वो घट कर आए हैं। और एक बात नोटेबल है कि ये जून क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है, उसमें मार्जिन्स थोड़े से सुधर कर आए हैं और 6% के करीब आ चुके हैं 5% से। तो ये एक अच्छी बात है कि रिकवरी आना शुरू हो चुकी है, और उसी टाइम पे इन्होंने IPO ला दिया है। और मेन कंसर्न जो है वो है बोरोइंग्स, यानी कि कर्जा जो इन्होंने लेकर रखा है। छोटी कंपनी है तो इनिशियली रहता ही है, लेकिन 400 करोड़ का था जो कि अभी बढ़कर 500 करोड़ के करीब हो चुका है। तो ये देख लेते हैं कि क्या ये डेट का रीपेमेंट करने में करेंगे या नहीं। तो ये डेटा आपके सामने है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू क्या है, कि किस लिए ये लोग पैसा उठा रहे हैं। तो जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ तो है ही, लेकिन रीपेमेंट और प्रीपेमेंट है बोरोइंग्स का, यानी कि कर्जा चुकाने में भी ये लोग यूज़ करेंगे। तो 0.36 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, यानी कि टोटल जितनी इक्विटी है उसके सामने 36% जितना डेट लेकर रखा है। और मार्केट कैप जो है वो 11,000 करोड़ के आसपास होगा। तो आप नोट कर सकते हैं कि ये स्मॉल कैप कंपनी रहेगी, क्योंकि 250 से ऊपर वाली मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनीज होती है वो स्मॉल कैप कहलाती है। और 250 नंबर पे आता है बाटा इंडिया, जिसका मार्केट कैप है 22,000 करोड़ के करीब। तो ये स्मॉल कैप ही कहलाएगी। तो कंपैरिजन में भी आप देख सकते हैं कि रिटर्न रेशियोज़ जो है ROE वो सबका डिसेंट ही है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो सिर्फ क्रॉम्पटन का और RR काबिल का सबसे ज़्यादा नज़र आता है, जो कि अभी ये लोग चुकाएंगे तो थोड़ा सा ठीक हो सकता है। तो दोस्तों 1035 की प्राइस पे 14 नंबर ऑफ़ शेयर से 14,490 की एक एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी। और इसमें अभी के प्रीमियम की बात करें तो 27%, यानी कि 4,000 रुपीज़ के करीब आपको मिल सकते हैं आज के GMP के हिसाब से। तो दोस्तों मार्केटिंग भी जो है वो 2 तरीके से होता ही है। एक है ATL यानी कि अबव द लाइन, दूसरा बिलो द लाइन। तो इसमें अबव द लाइन जो होता है उसमें आप देख सकते हैं कि बिलबोर्ड्स, मूवी थिएटर्स और तो और प्रो कबड्डी और IPL में भी RR काबिल की एड्स आती है। अक्षय कुमार आई थिंक एड में फीचर होते हैं। तो उसमें ब्रांड अवेयरनेस, सेफ्टी और कितना लंबा चलेगा, साथ ही साथ एफिशिएंसी और डिज़ाइन पे फोकस किया जाता है। और बिलो द लाइन जो है उसमें RR कनेक्ट ऐप, जिसमें कि ये इलेक्ट्रिशियंस के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम रखते हैं, साथ ही साथ काबेल लिंक, जिससे कि आर्किटेक्ट्स और इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट जो होते हैं उनको एजुकेशन का काम भी ये लोग करते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में तो 27% के GMP के हिसाब से अप्लाई किया ही जा सकता है, और लिस्टिंग के दिन प्राइस एक्शन क्या होता है और कितने प्रीमियम पे ये खुलता है उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में भी रखा जा सकता है। और कि रिस्क्स की बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो कि इसके रॉ मटेरियल्स होते हैं उसकी प्राइस वॉलीटाइल रहती है, यानी कि प्लस माइनस होती रहती है। उस वजह से सारे इंडस्ट्री में ही ये दिक्कतें रहती ही है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो RR काबिल जो है इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद सबसे ज़्यादा एलोकेशन एक्सपोर्ट में दे रखा है। 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से निकलता है। तो फाइनल वर्डिंग्स में कहूँ तो दोस्तों इंडिया की GDP जो है वो सबसे ज़्यादा गति से ग्रो कर रही है। अभी
5वें नंबर पे हम हैं, जो कि आगे आने वाले कुछ सालों में 3rd नंबर पे हो जाएंगे यूएस और चाइना के बाद। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूम है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ डिमांड क्यों बढ़ सकती है और नॉन ब्रांडेड से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में लोग क्यों आ रहे हैं वो भी हमने डिटेल में समझ लिया। तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि क्या करना है। इससे पहले भी EMS IPO पे डिटेल स्टडी अपलोड हो चुकी है, जो ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा। साथ ही साथ डीमार्ट और जियो फाइनेंस और काफ़ी सारी कंपनीज़ की डिटेल स्टडी अपलोड हो चुकी है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। अब तक वीडियो में बने हुए थे तो कमेंट्स में येस लिख कर ज़रूर भेजना, और अपने सब्सक्राइब बटन को थोड़ा सा कष्ट देके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।